बेसिकली यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, यह एक सालाना प्रक्रिया है। यानी बाकी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज इस परीक्षा को कहते हैं सीएसपी, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, सीएसपी, ठीक है। और ये कौन कंडक्ट करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। तो कई बार लोग इसको यूपीएससी का एग्ज़ाम भी कह देते हैं। कई लोग कहते हैं सीएस का मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना, और कई लोग कहते हैं मुझे आईएएस का एग्ज़ाम है। चूँकि आईएएस इज द टॉप मोस्ट पोस्ट, कुछ लोग समझते हैं कि आईएएस जो है सबसे बड़ा पद है, इसलिए। यानी जो डीएम देखते हैं आप, जो एसपी देखते हैं, या फिर जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी होते हैं, या फिर बाहर में इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी बनते हैं, या जो भी इस लेवल पर केंद्रीय सरकार में बड़े अधिकारी बनते हैं, उन सबका टॉप मोस्ट जो गैजेटेड पोस्ट होता है वो इसी परीक्षा के थ्रू दिया जाता है। और जब आप स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं तो आप एक सबऑर्डिनेट फॉर्म में आते हैं, यानी कि उनके सहायता के लिए अधिकारी चाहिए। मान लीजिए एक डीएम है तो डीएम की सहायता के लिए कई अधिकारी चाहिए, हर खंड में, हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में। तो उन्हीं सर्विसेज को हम स्टेट पीसीएस के थ्रू क्वालिफाई करते हैं। तो आप हायरार्की समझिए कि जब जिला इसके थ्रू भरा जाएगा, और जिले के नीचे के जितने भी खंड हैं, जिले में भी अन्य जो अधिकारी हैं, अन्य जो प्रभाग हैं, वह राज्य के लोक सेवा आयोग से भरा जाएगा, राज्य सेवा आयोग से। तो अपने आप में भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है कि नहीं? लेकिन सबसे आसान परीक्षा भी। प्रतिष्ठित है इसका मतलब सबसे कठिन नहीं है। हमारे हिसाब से जितना मेहनत सिपाही बनने में है ना, उससे कम मेहनत में आईएएस बना जा सकता है, बशर्ते आप तरीका जान जाएं। क्योंकि हमने कम से कम 20 विद्यार्थी से बात किया होगा कल से परसों तक में, सिलेबस तक पता नहीं। आप परीक्षा की तैयारी के जब सिलेबस ही पता नहीं है तो वो तो कठिन लगेगा ना। तो सिलेबस पता होना, वही चीज़ें हैं, उसमें क्वालिटी, इसमें बस यही ध्यान रखना। जो आप लोग राज्य वाला तैयारी कर रहे थे बीपीएससी का, उसमें ज़्यादा जोर आप लोग का फोकस रहता था किस चीज़ पर? फैक्ट्स पर। यहाँ थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर देना है। यहाँ फैक्ट्स तो चाहिए लेकिन कंसेप्ट चाहिए कि 14 दिन में यदि लौटाता है तो ये इसकी प्रक्रिया क्यों है। यदि वह नहीं चाहे कि हम वापस करें राष्ट्रपति, तो उसका क्या है? क्या ऐसा कोई उदाहरण है? केंद्र राज्य के संबंध में जो करों का बंटवारा होता है, उसमें किस कर को ज़्यादा केंद्र के पास रखते हैं? मतलब किस 5W एंड 1H जो आंसर है ना, वो आपके मन में चलना चाहिए कि कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों, क्या, कैसे। चीज़ों के जड़ तक पहुंचना ही यूपीएससी है, और ऊपर ऊपर ही मलाई काट लेना बीपीएससी स्टेट कमीशन है। अब तो बीपीएससी भी एक लेवल तक कंसेप्चुअल, इस बार का जो सवाल था वो काफ़ी कंसेप्चुअल था, तो एक ट्रांजिशन के फॉर्म में वो आ रहा है। तो यह एग्ज़ाम आपका किस तारीख को है इस बार वाला? 5 जून को। कितना दिन बाकी है? बहुत कम दिन बाकी है, ठीक है। तो अब तो आप लोगों को सब पता ही होगा कैसे कैसे क्या इसमें पूछता है, क्या नहीं आता है, हैं? क्या दिक्कत है? पढ़ा तो है आपने, हैं? इसमें हम आपको निराश नहीं कर रहे हैं, यहाँ से इसको निकाला जा सकता है। जान लीजिए यूपीएससी का जो पीटी है 15 दिन में निकाला सकता है। कई लोगों को यह नागवार गुजरेगा, तमाम कमेंट्स करने लगेंगे लोग सेक्शन में यूट्यूब के, लेकिन यह फैक्ट है। हमने कैसे हज़ारों लोग ऐसे देखे हैं जो 15 दिन पढ़ के पीटी निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो 15 दिन ही पढ़ते हैं, रिवीजन ही नहीं, फ्रेश पढ़ के भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपने उसके पहले मैट्रिक इंटर में गद्दारी नहीं किया हो, नॉर्मल पढ़ाई की हो। क्योंकि इसके मैक्सिमम सिलेबस में देखिएगा लास्ट में लिखेगा स्टैंडर्ड ऑफ टफनेस 10th लेवल। क्या लिखता है? अप टू 10th लेवल। अब जो 10th लेवल का चीज़ है उस पर एग्ज़ाम हो और हम बैठ जाए परीक्षा में और बोले कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है, या तो 10th में नहीं पढ़े या नहीं तो अभी नहीं पढ़े, तो या तो अभी पढ़ लीजिए। इसलिए ऐसा नहीं है, आज यदि आप हमारी बात सुन रहे हैं और आपके अंदर इच्छा है, दृढ़ इच्छा है कि हमको निकालना है, तो आज से लेके 15 दिन में आपका यूपीएससी पीटी निकल जाएगा, इसकी गारंटी है। क्या है इसमें पीटी में? 2 सेगमेंट है। एक सेगमेंट जो क्या है वो जीएस का है ना, और एक सेगमेंट है सीसेट का। नाम कुछ भी हो, चीज़ यही है। क्या है? जीएस एंड सीसेट।
अब दोनों के जो है ना 200 मार्क्स है। कितने मार्क्स हैं? 200 मार्क्स ईच, 200 नंबर का। इस 200 नंबर में जीएस का जो है आपको 100 क्वेश्चन है, यानी हर क्वेश्चन का 2 नंबर। 200 में कितने हैं? 100 क्वेश्चन, 100 में सबका 2। और ये जो 200 सीसेट में है इसमें 80 क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन में यदि 200 नंबर हो तो क्या होगा? पर क्वेश्चन कितना हो जाएगा? सीधा हिसाब है कि इसको यदि 80 करेंगे तो कम से कम 2.5 से गुना करेंगे तब जाके 200 होगा। सुनना चाहिए, मेन तो सुनना और पढ़ना। सिविल सर्विसेज में सारा जो दारोमदार आता है वो आपके जो कर्मेंद्रिय हैं ना उनके ऊपर आता है, यानी कान सही होना चाहिए, आँख सही होना चाहिए और मुंह भी सही होना चाहिए। पूछिए क्यों? कान से सुनना है तभी आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कान खराब होगा तो इंटरव्यू में बात भी सुनाई नहीं देगा। कान खराब होगा तो इस क्लास में हम बोलेंगे कुछ सुना देगा, कुछ बोलेंगे बी सुनाई देगा डी। तो पहुंचना है बॉम्बे पहुंच जाएगा दिल्ली। और मुंह वाले में क्या दिक्कत है कि इंटरव्यू में बुला जाएगा कुछ, यदि बात बात में कुछ अलंकार बोलने की आदत है तो मुंह से अलंकार निकल जाएगा, तो नंबर भी अलंकारिक मिल जाएगा खूब सुंदर से। और त्वचा भी एक इंद्रिय है ना, तो इस त्वचा और इसका पूरा शरीर का एक कॉम्बिनेशन होता है लिखने के लिए मेंस में। चलिए विषय से भटक जाएंगे। तो जीएस का पार्ट 200 नंबर, इसका पार्ट 200 नंबर। 200 में यहाँ 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 200 के लिए 80 क्वेश्चन, वहाँ पे एक क्वेश्चन का मार्क्स 2.5 नंबर। ठीक है। अब आप लोग का था नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। कितना है? यह बड़ा नेगेटिव मार्किंग है। यह तय करता है कि यदि आपको नहीं आ रहा है तो मत बनाइए। लेकिन अब हम ऑनलाइन बोल रहे हैं इस बात को। हमारा कहना है कि आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे भी आपका काम खत्म है, पूरा बनाइए, हो सकता है कुछ काम हो जाए। ठीक है। कारण क्या है? भोजपुरी में एक कहावत है, आई आम ना तो जाई झटा। आई आम, जैसे आम पे मतलब लकड़ी मारते हैं ना, तो क्या होगा? लकड़ी फंस जाएगा जाके ऊपर, तो मैक्सिमम मेरा लॉस क्या हुआ उस लकड़ी का? अब मिल गया तो आम। तो यही थ्योरी रहेगा। आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपना, हर आदमी स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए। पूछिए कैसे। मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 सवाल है। ठीक है। अब आप इसको बनाने चले। पहला हो गया गलत, दूसरा हो गया गलत, तीसरा भी हो गया गलत। तो 3 गलत होने के बाद आपका 1 नंबर कट जाएगा। यही ना 1/3 का मतलब हुआ। 1/3 का मतलब हुआ 3 गलती पर 1 नंबर कम हो जाएगा। जो पहले से आपने जोड़ के रखा है उसमें से भी 1 नंबर कम हो जाएगा। तो 3 गलती में जब 1 नंबर कम हो जाएगा तो अब आप पहुँच गए। फिर चौथा भी कीजिए। ये हो गया सही, ये हो गया सही। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर फिर मिल गया। तो 4 सवाल में आपने हिम्मत किया तो आपको वैसे भी झटहा वाला हिसाब किताब सही हो गया। कुछ ना आया ना कुछ गया, लेकिन हम चारों कर दिए। अब यदि एक 5वां सवाल आए वो अभी गलत हो जाए, 6ठा सवाल आए और वो सही हो जाए, अब बताइए अब बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में है? तो 6 में यदि आप 2 सही कर सकते हैं, दिक्कत। अब चलिए 7वां सवाल लाइए। 7वां सवाल लाए और इसको हमने गलत कर दिया। अभी तक क्या कंडीशन है? 7 में 2। यहाँ आंकड़ा कहाँ पे पहुँचा? 7 में 2। 7 में 2 सवाल सही करके यदि यूपीएससी के हंट में आप बने हुए हैं तो छोड़ने का क्या जरूरत है? 7 में 2 सही नहीं होगा। फिर 8 में क्या करना चाहिए? 8 में सही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चल जाएगा उधर। ठीक है। लेकिन 7 तक आप बचे हुए हैं 2 सवाल करके।
तो क्या ये लोड लेना सही है कि हम इसको छोड़े या करें, उसके चलते चारों गलती हो जाएगा। तो दिमाग को सेट कर लीजिए कि हमको सबको करना है। हाँ, ये कब छोड़ा जाता है पता है? जब आपका स्कोर बिलो 50 आ रहा हो, यानी 50 से भी कम आपका सही हो रहा है, उस केस में यदि आप गेस कीजिएगा तो इसका मतलब आपका गेसिंग कैपेसिटी भी कमज़ोर होगा, नहीं होगा। तो 50 मान लीजिए आपने 40 सवाल कंफर्म सही किया और 60 सवाल गेस कर दिए, तो 60 सवाल गेस किया और उसमें से आपका 20 सवाल गलत हो गया, तो क्या होगा? खत्म। 20 और ले जाएगा वो, मतलब 20 सवाल गलत हुआ, इसका मतलब कितना गलती हो जाएगा? 6-7 ही गलत होगा ना। 20 गलत होगा तो बच जाएगा मामला, पॉजिटिव हो जाएगा। 30 से ऊपर गलत होगा तब, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमारे हिसाब से इस पर दिमाग देता ही आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए है। 90% केस में यदि जो पूरा मार के आता है और जो नहीं मार के आता है, पूरा मारने वाला बेहतर कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग पर आप लोग का क्लियर हो गया। 33% इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 33%। अब एक 33% और है। ये जो 200 नंबर का एग्ज़ाम है, इसमें 33% नंबर लाना है। 33% इज द क्वालिफाइंग मार्क्स, प्री रिक्विजिट मार्क्स फॉर द सिविल सर्विसेज CSET। यदि आप इसमें फेल करते हैं कि हम नहीं ला पाए 33%, तो इसको भूल जाइए, ये आपका चेक नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है UPSC के पास। तो यू हैव टू हैव 33% मार्क्स एटलीस्ट इन योर आंसर सेट। 33% सिक्योरिटी जरूरी है। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे, हम रिपीट कर रहे हैं कि नहीं जानते थे? पता था नहीं सारी चीज़। अब आइए इस पर, ये जो GS वाला पार्ट है, जो BPSC आपने पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, आप सबके स्कोर भी अच्छे हैं, इस GS पार्ट में केवल एक चीज़ जोड़ दीजिएगा जो हमारा उसमें था लेकिन बहुत वोकली नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, जैसे हिस्ट्री तो है यहाँ पर भी, ज्योग्राफी है यहाँ पर, हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, पॉलिटी यह भी है, जनरल साइंस वह भी है, और करंट अफेयर्स वह भी इंडियन इंटरनेशनल करके है ही। और इसके अलावा एक सेगमेंट जो आ जाता है, और जो कि CSET अलग से है, तो मेंटल एबिलिटी यहाँ पे नहीं रहता है। CSET अलग से दिया तो मेंटल एबिलिटी जो सेगमेंट वहाँ था, जो बिहार सेगमेंट था, वो नहीं था। एक सेगमेंट आ जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यह थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर देख लेना है। जितना ग्लासगो है, जितना कोपेनहेगन है, जितना क्योटो प्रोटोकॉल है, जितना बेसल संधि है, जितने भारत नॉर्म्स है, इन सबको अलग से देख लीजिएगा। ये सारा आपका एज इट इज है। इसमें भी क्या खूबसूरती है, इसका सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है। PT का सिलेबस पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? वही है ना, टाइम बहुत तेज़ी से निकल रहा है, आप लोगों का समय बहुत है। देखिए, करंट अफेयर्स में कहता है कि इंडिया और वर्ल्ड का क्या कहता है कि करंट इवेंट्स, क्या सिलेबस में दिया है? करंट इवेंट्स, और 2 टैग दिया है। एक टैग दिया है इंडिया और दूसरा दिया है इंटरनेशनल, यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। अब इसमें सारा एलिमेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो आपको अभी से क्या करना है कि इसके जो टॉपिक हम बता रहे हैं ना, उसका छोटा छोटा पन्ना बना लीजिएगा, मतलब छोटा पतला पतला कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। जो टॉपिक बोल रहे हैं उस टॉपिक को उस पर लिखिए, हम बता रहे हो टॉपिक लिखिए। जैसे करंट इवेंट्स इंडिया एंड इंटरनेशनल, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लिख सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फिर एक जनरल इसका जो हिस्ट्री का सिलेबस में लिखा हुआ है, इसका सिलेबस में कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है। एक तो लिख दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया और है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ज्योग्राफी में लिखा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। कैसा ज्योग्राफी भाई? तो फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक।
फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित डेटा को एक जगह करेंगे, कंसेप्ट को एक जगह करेंगे, सोशल ज्योग्राफी से संबंधित चीज़ों को एक जगह करेंगे और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से संबंधित चीज़ों को एक जगह करेंगे। ठीक है, अब कितना उत्पादन हो रहा है, किसका पर हेक्टेयर खपत क्या है, कहाँ पर कैसा मतलब प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब आ जाएगा आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पार्ट में। ये फिजिकल में नहीं आएगा, बेसिकली ये उसका फिजिकल में नदी नाला पहाड़ जो बताए हैं वो सारा फिजिकल का पार्ट है। और सोशल ज्योग्राफी क्या होता है कि ज्योग्राफी का ह्यूमन पर जो असर पड़ता है उसका, इन्वायरमेंट का, उसको इस पर कहते हैं। तो तीनों 3 सेगमेंट हो गया। चौथा लिखिए, आपका करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है, वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा बहुत देख लेना है, लेकिन बेसिक फोकस इसका इंडियन इकोनॉमी पर है। साइंस में जनरल साइंस है, वही जो आपने पढ़ा है। उसके बीच में ध्यान देना है कि जो मानव पर, यानी कि बेसिक फोकस ऑन द बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, बेसिक फोकस रिमेन्स ऑन द बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसका मेन बहुत अच्छा सा सिलेबस डिफाइन किया है पॉलिटी में। लिखिए, पॉलिटी में क्या है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, अमेंडमेंट ट्रीटी। ठीक है ना। और एक लास्ट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जो पहले ही हम बता चुके हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब ऐसा क्या कोई टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है? इसी को पढ़ा है, इसी को अलग तरीके से पढ़ना है। यानी आपको अब करना क्या है, इस 15 दिन में रिवीजन ही करना है एक नए सिरे से। ठीक है, चलिए। सीसेट में क्या आता है वो भी बता देते हैं। सीसेट में मेन फोकस रहता है कंप्रीहेंशन पर, पैसेज रहता है और उसको कंप्रीहेंड करना होता है, यानी इसको पढ़ के समझ के और उससे आधारित सवालों का जवाब देना होता है। तो यह बेसिक आपका समझ को चेक करता है। माध्यम में हिंदी इंग्लिश आप कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, उसके बारे में रहता है। ठीक है, दूसरा रहता है लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड पार्ट रहता है इसमें लॉजिकल रीजनिंग, जिसको एनालिटिकल एबिलिटी भी कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, इसकी कुछ प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी का वो प्रैक्टिस से ही वो बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस नेचर का रहेगा जिसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा और उसको सॉल्व करना होगा। हाँ, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे या फिर डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम सिचुएशन रहते हैं, तो यू हैव टू टेक द डिसीजन गिवन द सिचुएशन। ठीक है, तो उसको लिखिए डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो आपने मैथ बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन बाकी जो चीज़ें हैं परसेंटेज संबंधित, वह इसमें एक छोटा सा सेगमेंट है। उस सेगमेंट का नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी। क्या नाम है? जनरल मेंटल एबिलिटी। यूपीएससी नंबर सिस्टम पे बहुत जोर देता है। यदि आपको केवल एक सेगमेंट को ढंग से पढ़ के जाना हो तो पढ़ के जाइए नंबर सिस्टम। लिखिए बेसिक न्यूमरेसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी, that means that includes numbers and their relations। आपस में क्या संबंध है या नंबरों के क्या सहसंबंध होते हैं वो। फिर ऑर्डर्स, ऑर्डर मतलब कोड वाला ऑर्डर नहीं, ये क्रम होता है, हाँ उसको ऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, पावर लगाते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, स्क्वायर का ऑर्डर दूसरा होता है, क्यूब का ऑर्डर दूसरा होता है, रूट लगाते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्स। ठीक है,
और फिर तीसरा नंबर सिस्टम में एक तीसरा एलिमेंट होता है ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया, नंबर्स, ऑर्डर्स एंड मैग्नीट्यूड, दीज इंक्लूड एंड मेक न्यूमरेसी। ठीक है, अब एक लिखिए डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। इसके PT में ही DI रहता है, जो आपके BPSC के मेंस में आएगा, इसके ही मेंस में आता है, लेकिन PT में DI आता है, जिसको कई बार डेटा सफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, चार्ट लिख लीजिए, चार्ट आधारित सवाल रहते हैं, कुछ ग्राफ्स आधारित सवाल रहते हैं और कुछ टेबल आधारित सवाल रहते हैं। तो चार्ट, ग्राफ्स एंड टेबल्स को पढ़ना है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का भी रहता है, आंकड़े दिए रहेंगे, उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। और उसमें उसको डेटा इंटरप्रिटेशन कहिए या डेटा सफिशिएंसी के सेम बात है। ये जो मतलब नंबर सिस्टम हो, जनरल मेंटल एबिलिटी हो, और जो तीसरा सेगमेंट बताया मैंने DI वाला, इन सब का लेवल 10th लेवल का रहता है। किस लेवल का रहता है, टफनेस लेवल क्या रहता है, 10वां क्लास तक का। तो कोई दिक्कत नहीं, 10वां में तो सब लोग पास करके आए ना, तो ठीक ही है, कोई समस्या ही नहीं, 10th पास है सब। इसीलिए हम अपने बच्चे को बताते हैं, जो पढ़ती है, कि तुम इस क्लास में जो हो ना, इस क्लास को ढंग से पढ़ो। इसको पढ़ने के लिए दोबारा फिर नहीं समय मिलेगा, और दोबारा जब इसको पढ़ने का जरूरत पड़ जाएगा ना, इसका मतलब बहुत दर्द होगा। इसको जब भी पढ़ना है, मान लीजिए जो आदमी जिस क्लास में है, हमको जब हम क्लास 10th में थे तो घर वाले लोग समझते थे कि पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि घर में हम बहुत कम पढ़ते थे। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से साइकोलॉजी थी कि क्लास में हम बहुत जम के पढ़ते थे। तो 10 बजे से 4 बजे तक क्लास हो रहा है, तो वहाँ जब पढ़ने के लिए गए हैं तो वहाँ खेलने का क्या मतलब है, खेल के पीरियड में खेलिए। अब लंच नहीं हुआ है और पीछे बेंच पे बैठ के लंच कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट थोड़ी है कि लंच में दूसरे का मुंह देखिएगा, है कि नहीं। तो हम लोग उसमें पढ़ लेते थे और उसका बहुत फ़ायदा होता था। एग्ज़ाम होगा तो नंबर बढ़िया आएगा, क्योंकि टीचर इतने मनोयोग से पढ़ाते हैं कि यदि आप उनकी बात को वहीं पर आपने पकड़ लिया, लिख लिया, और इतना धीरे धीरे पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि साल भर में एक किताब ख़त्म करना है, तो आप वहाँ पे यदि हम ये कैलकुलेट किए कि यदि मान लीजिए रोज़ हम आधा घंटा उसमें वहाँ दे रहे हैं, तो वहीं पर फेयर भी हो जा रहा है, वहीं पर रफ भी हो जा रहा है, वहीं पर याद भी हो जा रहा है। इसलिए क्लास का, चाहे यह क्लास हो चाहे कहीं भी आप क्लास कीजिएगा, जैसे आप लोग IAS क्वालिफाई भी कीजिएगा तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ पर मसूरी में आप लोग जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ भी आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी खूब पढ़ाया जाएगा। वहाँ बड़े बड़े जो टीचर जिनका नाम, जिनकी किताबें आप पढ़ रहे हैं, विपिन चंद्रा जैसे लोग वहाँ पे आते हैं पढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई से मुक्ति मिल जाएगी, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो CSET और हिस्ट्री, ये पार्ट है GS वाला, कहीं कोई दिक्कत? दिक्कत यह है कि इसमें 33% नंबर लाना है, और ये 33% नंबर देखने में आसान लग रहा है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अधिकांश लोग हिंदी बेल्ट के इसमें छट जाते हैं। जब से CSET आया शुरुआती दौर में तो काफ़ी छटने लगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कर भी ले, लेकिन वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। पैराग्राफ इंग्लिश में दिया है, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा, वो भी इंग्लिश ऐसा वैसा नहीं, वो कहाँ हिंदू से तो कहाँ वॉशिंगटन पोस्ट से, तो कभी किसी जर्नल से निकाल के दे दिया गया है, उसका मैटर समझ में नहीं आ रहा। तो उसको पढ़ने की आदत डालिए। बाकी मेंटल एबिलिटी वाला जो चीज़ है वो तो आसान है, लेकिन उसको भी करना है। अब इसका तरीका क्या है कि आपके पास जो बचे हुए दिन है उसमें लगभग 40% टाइम इसको दीजिए और 60% टाइम इसको दीजिए। 40% इसको दीजिए, 60% इसको दीजिए, और हो जाएगा। इसमें हम उन चीज़ों एरिया को करेंगे, चूँकि समय कम है, जहाँ पर कंसेप्चुअल एरर्स हैं, जहाँ से कंसेप्चुअल सवाल आएंगे और आप लोग को दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलिटी से, और 2-4 क्लास के बाद पॉलिटी का कंसेप्चुअल पार्ट जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल पार्ट देखेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स और बजट और ये जो है ना एक दूसरे से मिला हुआ है, उसको एक बार लास्ट में रिपीट कर देंगे। ये 3 एलिमेंट आपका हो जाएगा। हिस्ट्री आप लोग खुद से देखिए, चूँकि हिस्ट्री में भी आप लोग एप्ट हैं। यदि बोलिएगा तो एक आध क्लास ले लेंगे, लेकिन चूँकि नेशनल मूवमेंट चलिए पढ़ा देंगे, फिर से एक बार पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करेंगे किसी से, पॉलिटी से। ठीक है, अब पॉलिटी में आपको बेसिक चीज़ें पता है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंसेप्चुअल चीज़ें।
जैसे आपको नागरिकता किस पार्ट में है? पार्ट 2 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। नागरिकता में कितने आर्टिकल हैं? 5 से 11। तो अब हम ये नहीं पढ़ेंगे, आप बोलेंगे नागरिकता अधिनियम में कब कब संशोधन हुआ, उस संशोधनों में क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे, आप बताइए। यदि कोई माँ किसी बच्चे को गोद ले लेती है और उसके बाद भारत चली आती है, उस केस में उसके बच्चे का उत्तराधिकार के लिए क्या क्या नियम है संवैधानिक तौर पर? यदि राष्ट्रपति कोई किसी चीज़ को अपने पास बुलाते हैं साइन करने के लिए और 1 महीना तक भूल जाते हैं, तो किन किन परिस्थितियों में वह वैध या अवैध माना जाएगा? सदन के दोनों बैठक कब कब बुलाई जा सकती है? लोकसभा का अध्यक्ष कब किसी पार्टी को चाहे तो नहीं भी बुला सकता है? इस तरह के जब सवाल आएंगे तो आपको लगेगा इसका तो हम तो संविधान पूरा पढ़े और ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सवालों का जवाब ही हम लोग यूपीएससी में तलाशेंगे। आपका कंसेप्चुअल लेवल इतना ऊपर उठ जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे इसी किताब में यही बात लिखा था, हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा था। तो हम लोग कल भारतीय संविधान का 4 भाग तक, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट है एक क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा जैसे सवाल मैंने पूछा है उनके जवाब किताब में या अन्य सोर्स से तलाशने का प्रयास कीजिए। जितना क्वेश्चन हो सके हमसे पूछिए और जितना जवाब हो कल हमसे लीजिए। अब हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे। फैक्ट तो याद है? किसी को दिक्कत है? संविधान का तो पूरा फैक्ट याद है ना कि किस भाग में क्या है, किस अनुसूची में क्या है, कौन सा किस स्रोत से लिया गया, तो ये अब सेकेंडरी हो गया। ये सब आएगा, ये सब में से ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आएगा। हाँ, 2-3 चीज़ें और लिख लीजिए। एक प्रीवियस ईयर सेट ले लीजिए, ये आपके पास होगा ही सबके पास। डेली एक सेट मारना है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व, एक प्रीवियस ईयर सॉल्व रोज़ बनाना है। यूपीएससी का रोज़ एक बनाना है, ठीक है ना? रट जाना है। हाँ, क्यों नहीं समझ में आएगा? यही ये मत पालो धारा। तो हमने क्या कहा? रट जाना है। उसमें आंसर में टिक लगाइए, रट जाइए। ये आपको कैसे बीपीएससी में आपको फ़ायदा किया था वैसे ही उसमें फ़ायदा करेगा, ठीक है ना? और कुछ मॉडल आंसर हम दे देंगे जब 10 दिन बचेगा, तो यानी कि 20-25 के बाद 20 तारीख के आसपास दे देंगे, ठीक है ना? तो 3 से 4 क्लास पॉलिटी के लिए रखते हैं। 4 क्लास में पॉलिटी का कंसेप्चुअल पार्ट को ख़त्म करेंगे।